पॉलिटी का आपका सेकेंड क्लास है। 1813 के चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम को देखेंगे। अभी 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो केंद्रीयकरण ही किया गया था, डेट मीन सेंट्रलाइज किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? अब यह अधिनियम लाया गया तो इसकी विशेषता कुछ ना कुछ रही होगी, तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई थी। और अभी तक जितने भी अधिनियम आए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये था। रीजन क्या था, इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, जो कभी बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को बहुत अधिक शक्ति दे दी गई। डेट मीन्स यहाँ पे केंद्रीयकरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, और भारत के जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन सिविल पावर भी दिया गया और उनके अधीन आर्मी का पावर भी दिया गया। मतलब उनके पास नागरिक शक्ति भी और सैन्य शक्ति या दोनों निहित कर दी गई। ठीक है, और इसी एक्ट के अनुसार इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और इस आधार पे जो पहला जो गवर्नर जनरल जो बना तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। अगर पूछा जाएगा सर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, ध्यान में रखना है कौन हो जाएंगे भारत के पहले बेंटिक। गवर्नर जनरल का नाम कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आदमी भी काफी शानदार था, इसने बहुत अधिक सामाजिक सुधार भी किए थे। पता होगा, गुड पर्सनालिटी था, बहुत अच्छा पर्सनालिटी था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। ठीक है, तो इस एक्ट में आपको ध्यान में रखना है जो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, जिसके अधीन सैन्य शक्तियां और नागरिक शक्तियां दोनों को दोनों उनके अधीन थी। दूसरा क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। विधायिका दैट मीन्स कानून बनाना। विधायिका जब भी आएगा ना तो उसका विधायिका का काम ही क्या होता है, कानून बनाना। आप बोलोगे सर विधायिका क्या होता है, तो आप अगर राज्य स्तर पर अगर बात करोगे तो आपका विधानसभा विधान परिषद है राज्य में। केंद्रीय स्तर पे बात करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा है। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य को क्या बोलेंगे, विधायक विधायिका ही कहते हैं। दोनों के दोनों विधायिका का हिस्सा, भले एक नाम संसद हो जाता दूसरी बात है। विधायिका को विधायक से मत जोड़िएगा। ठीक है, विधायक जस्ट लाइक एक स्टेट का लेजिस्लेटिव मेंबर हुआ, लेकिन विधायिका का काम होता है कानून बनाना। अब विधायिका में आप समझ लो को स्टेट में लेजिस्लेटिव मेंबर हो जाते हैं और यहाँ पे आप जाओगे तो सेंट्रल में पार्लियामेंट्री होते हैं जिनको लोकसभा के सदस्य फिर राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे मद्रास के गवर्नर को और बंबई के गवर्नर को जो कानून बनाने की शक्तियां जो थी उनसे उनको वंचित कर दिया गया। तो ये भी एक कारण था जिससे यहाँ पे क्या केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, केंद्रीयकरण क्या होता है, मतलब मान लीजिए शक्ति सत्ता यहाँ पे है, ए नंबर ये सत्ता है, इनके पास सारा पावर को सेंट्रलाइज कर देना। अब विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सिर्फ किसी एक के पास पावर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब पावर का क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। भारत में क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकार है, इतने अच्छे से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे यहाँ पे केंद्रीय स्तर पे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका कैबिनेट है। राज्य स्तर पे आप आओगे तो यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री, उनका कैबिनेट है। ठीक है, एक छोटा स्तर पे जाओगे तो पंचायती राज व्यवस्था है। सबका अपना अपना पावर है। ठीक है, और सबको पावर को क्या है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। ऐसा नहीं से मतलब वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर ही मतलब सारे डिसीजन लेंगे। स्टेट के लिए मुख्यमंत्री है, सेंटर के लिए प्राइम मिनिस्टर है, तो सब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट में क्या था, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। सारा का सारा पावर किसको दे दिया गया, तो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। मतलब कानून बनाने की सारी शक्ति या फिर कानून को क्या बोलते हैं उनको पूरी तरीके से संचालित करने की सारी शक्ति किसके पास थी, तो गवर्नर जनरल के पास। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को निमाय कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, तो इससे पहले जो कानून जो बने थे उनको निमायक कानून जैसे रेगुलेटरी एक्ट कहा गया और अब जो कानून बनेंगे उनको अधिनियम कहा गया या फिर एक्ट कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस समय और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बीपीएससी पूछता है या फिर अन्य एग्जाम भी आप देखो तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। आपने 1813 के एक में पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बहुत सर पिटने लगा तो कुछ ना कुछ तो हमको दो, तो बोला था ठीक है चलो चाय के साथ, चाय एवं चीन के साथ व्यापार करने की जो तुम्हारी शक्ति जो थी वो रहेगी, वो नहीं छीनी जाएगी। लेकिन 1833 में 20 वर्षों के बाद इनकी सारी शक्ति को मतलब क्या किया गया, छीन लिया गया। ठीक है,
मतलब आप चाय और चीन के साथ भी व्यापार नहीं कर सकते। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया से आप ब्रिटिश इंपायर के बिहाफ पे आप क्या करो, भारत में रूल करो। ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से व्यापारिक कंपनी से हटकर शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्यापार करती थी ना, और साथ में क्या करती थी? साथ में प्रशासन भी चलाती थी, दोनों काम करती थी कि नहीं करती थी? तो प्रशासन भी चलाती थी, और आप देखोगे तो यहाँ पे वो क्या कर रही थी, तो साथ में व्यापार भी कर रही थी। लेकिन 1833 में इनका व्यापार का जो पूरा अधिकार इनको समाप्त कर दिया गया, और बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को से अब केवल क्या रह गए, तो केवल आप प्रशासनिक कंपनी रह गए। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का भी प्रयास किया गया। देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि कंपनी के अधीन जो भी व्यक्ति भर्ती होंगे, कंपनी के अधीन भाई नौकरी करने वाले लोग होंगे ना, सरकारी नौकरी होती थी कंपनी के अधीन। तो इनमें जो लोग जो भर्ती होंगे, वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ये लोग डिसाइड करते थे कौन लोग जाएंगे, किस पद पे जाएंगे। लेकिन अब बोला गया भाई साहब खुला परीक्षा होगा। ठीक है, हालांकि ये इस समय फॉलो अप नहीं हुआ जाता है, आगे चल के मतलब डिसाइड होता है, अभी नहीं है। लेकिन इसी समय सबसे पहली बात किया गया था, कहा गया था कि कंपनी के अधीन जो काम करने वाले सिविल सेवक जो होंगे उनके लिए खुली परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया गया। आर्टिकल्स 15 आप पढ़ते हैं ना, जैसे किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, नस्ल, इन सब के आधार पे काम करने से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी यही कहा गया था कि भारत के किसी भी नागरिक को, ठीक है, किसी भी पद पे कार्यालय रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसने काफी विरोध किया, उसके बाद इसके जो भी प्रावधान थे उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले बार 1833 के एक्ट में ही कहा गया था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे देखोगे 1853 का चार्टर नियम आ जाता है। जैसे हमने बताया ना 20-20 साल तक बढ़ रहा था, आपने देखा 1793, 20 साल जोड़ो तो कितना होगा 1813, फिर 20 साल जोड़ो तो 1833, अब फिर 20 साल जोड़ो तो कितना होगा 1853, है ना। बीच में फिर 20 साल जुड़ने के बाद 1873 में आता, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, 1857 की महान क्रांति हो जाती है, और उसके वजह से जो भी प्लान जो होते हैं सब समाप्त हो जाता है। कंपनी को पूरी तरीके से ही 1858 में समाप्त किया जाता है। कंपनी से रिलेटेड तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। कंपनी बनी 1600 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को रेगुलेट किया गया 1773 में। 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, चाय और चीन के साथ छोड़ के। 1833 में कंपनी को पूरी तरीके से व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी अब केवल प्रशासनिक निकाय रह गई। और 1853 के चार्टर अधिनियम में भी बहुत सारी चीजें की गई, और इस समय यह भय बनने लगा था कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। 1853 का चार्टर नियम में ये शक होने लगा था कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता था, और इसका जो तत्कालीन कारण जो बन गया वो 1857 की क्रांति बन गया, और उसके बाद कंपनी को पूरी तरीके से डिमाइस कर दिया गया। ठीक है, अब 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। मैंने लिखा ना ऊपर में, तो 1793 में पहला, दूसरा 13 में, फिर 33 में, फिर 53 में, तो ये चार को आया था, उसमें ये अंतिम था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम इस एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्या क्या था इसमें, अब अब देखेंगे इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो था, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल के परिषद में जो विधायी काम होगा और प्रशासनिक काम होगा, दोनों को मतलब क्या कर दिया, अलग कर दिए गए इस एक्ट में। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। ध्यान में रखिएगा, पूछेगा 1853 का जो अधिनियम जो था उसमें कुछ नए पार्षदों की जोड़ी गई थी, उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या 6 रखी गई थी। ठीक है, और इनको एक नया नाम दिया गया, इनको बोला गया विधान पार्षद। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय मतलब विधान परिषद या फिर केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। ठीक है, मतलब
एक तरह का हाउसेज हो गए, ठीक है। अभी भी देखते हो ना, 2 हाउसेज है। तो इसी समय 6 पार्षद जोड़कर एक नया हाउस क्रिएट किया गया था। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी, ठीक है। तो ये सारी काम जो हुआ 1853 के एक्ट में था। सर यहाँ अब पे यहाँ पे आप देखो प्रशासनिक क्या। यहाँ सर यहाँ पे जो प्रशासनिक की जो बात करें, वहाँ पे कार्यपालिका से रिलेटेड हो जाएगी ना, फिर वो हाँ प्रशासनिक बिल्कुल। कार्यों का देखिए, मतलब हाँ, मतलब प्रशासनिक विधायिका और कार्य कभी भी कार्यपालिका। होगा ना, तो देख, कानून बनाने का काम किसका होता है? हु मेक्स लॉ? विधायिका कानून बनाती है। और जी। जो कानून बन गया, उसको कानून को फॉलो अप करवाने का काम किसका होता है? तो कार्यपालिका तो का यू होता है, जी ठीक है। एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, ठीक है। अब जी आता है, जी। आपने कानून बन गया, कार्यपालिका कानून को फॉलो करे, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग होते हैं, उस कानून को तोड़ दिया, ठीक है। तो उसके लिए सजा का प्रावधान करने का काम कार्यपालिका का नहीं है। वो कौन करेगी? तो न्यायपालिका करेगी, ठीक है। कौन करेगी? न्यायपालिका न्याय। करेगी। इसी प्रकार से सरकारें क्या होती है? चलती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ यहाँ पे दूसरी चीजें जो थी, जैसे आपने देखा 1833 के एक्ट में क्या था, जैसे बोला गया था सिविल सेवकों की भर्ती की खुली छूट दी गई थी। जैसे परीक्षा हो, सिविल सेवक भर्ती हो, ऐसे मतलब कंपनी किसी को भी भर्ती नहीं करेगी। लेकिन वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? इसका विरोध किया, तो ये चीजें तो वहां पे नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन खुली प्रतियोगिता व्यवस्था आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, ठीक है। मतलब सिविल सर्विस की परीक्षा में इंडियन सिटीजन मतलब भारतीय नागरिक भी बैठ सकते थे, ठीक है। और इसके लिए भारतीय सिविल सेवा के समन्वयक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। या मैकाले समिति कई जगह पे आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। 1854 में बनी थी मैकाले समिति, जिनका संबंध किसके था? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में था, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के शासन को क्या किया गया? विस्तारित कर दिया गया। भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। और लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है। मतलब पहले तो था ना, भाई 20 साल तक पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का, ठीक है, मैंने शुरू में बोला था ना, से मतलब सबको लगने लगा था से कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता था। क्योंकि देखेंगे आप, 1793 में आया तो फिर 20 वर्ष फिर समय दिया गया, फिर 20 वर्ष, 20 तो यहाँ पे फिर ऐसा होता ना से फिर से मतलब इसको 20 वर्ष तक बढ़ाते, लेकिन ऐसा कोई टाइम पीरियड यहाँ पे तय नहीं किया गया। तो इससे ये बातें लगनी लगी थी से कंपनी को कभी भी क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो तो थी से कंपनी के कार्य क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर दिया गया। लेकिन इसमें स्पष्ट मतलब इसमें एक चीज और भी था, से पूर्व के अधिनियम, पहले के जो अधिनियम जो थे, उसमें निश्चित समय फिक्स किया गया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय मतलब क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। मतलब संसद को एक कारण चाहिए था कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए, और संसद को यह कारण किस रूप में मिला? किस रूप में मिला? अभी जस्ट मैंने पहले बताया था। 20 वर्ष के लिए 1857 रिवॉल्ट सर। बोला था ना, 7 के रूप में कार्य बोला था। आप लोग क्या बोल रहे हैं? समझ के पढ़िए इसको, ठीक है। मतलब 53 लगने लगा से कंपनी को माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कितना दिन तक काम करेगा अधिनियम कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन यही रीजन मिल गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1857 की क्रांति में, और इसके बाद कंपनी को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षदों में से 4 का चुनाव बंगाल से होता था। ये पूछता है, ठीक है। 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिसको विधान पार्षद कहा गया था। मैंने बताया ना, उसमें से 4 का चुनाव कहां से होता था? बंगाल से। मद्रास, मुंबई और आगरा की प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। तो 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुना जाता था। मतलब इनका इलेक्शन होता था किससे? डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो इनके इलेक्शन में जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होता था, अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग चुने जाते थे, ठीक है। तो अभी आपने जो सारा कुछ पढ़ा, ये कंपनी के शासन के अधीन था। कंपनी के शासन के अधीन जो एक्ट जो पढ़ना आपको, ये 1773 से लेके कब तक है? तो आप देखोगे 1853 तक है, ठीक है। अब जो आप पढ़ोगे 1858 से लेके, ठीक है, अंतिम तक पढ़ोगे। 1935 में जो आखिरी आता है अधिनियम, ये किसके? ताज के शासन के अधीन होगा, ठीक है, अंडर द रूल ऑफ क्राउन,
क्या बोलेंगे? तो ये क्राउन के रूल के अधीन होगा। अभी आपने देखा कंपनी के अधीन आपने पढ़ रहा था, अब हम लोग चलेंगे क्राउन के अधीन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्राउन का शासन प्रारंभ कब होता है? तो क्या बताओगे क्राउन का शासन कब प्रारंभ होता है? तो 1858 से प्रारंभ होता है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र होता है इलाहाबाद में, और वहीं से क्राउन का शासन क्या होता है? प्रारंभ होता है, ठीक है। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम उसी के अनुसार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगभग ये यहाँ से भारत 90 साल तक और गुलाम रहेगा। 1947 में जाके भारत आजाद होता है, और आज का ही दिन है, पता ही आप लोग को। आप देखेंगे इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण कब किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम कब आता है? तो 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है। और जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए अधिनियम नाम से इस प्रसिद्ध कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया? 1858 में समाप्त कर दिया गया, ध्यान में रखेंगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ब्रिटिश एम्पायर का नेतृत्व करने का कार्य को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बाद तक भी थी, 1874-75 तक आई थिंक थी। तारीख तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो कोई काम उम नहीं कर रही थी। ब्रिटिश सरकार का हाथ जो था उसके ऊपर हट गया था, बस वो कंपनी के तौर पे थी, किसी का समर्थन उसको नहीं प्राप्त था। अब आता है 1858 का जो अधिनियम जो था, जो कि क्राउन के अधीन लाया गया अधिनियम था। इसमें क्या क्या चीजें थी, इनकी विशेषताएं क्या थी, कौन कौन से पावर दिए गए, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज जो था, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम को बदल दिया गया, और उसका नाम को बदलकर क्या रख दिया गया? वायसराय रख दिया गया। क्या रख दिया गया? वायसराय। मतलब अब जो भारत के जो गवर्नर जनरल जो होंगे, अब क्या बन गए? तो वायसराय बन गए, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल जो होते थे कंपनी के अधीन आते थे। अब वायसराय सीधे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सीधे ब्रिटिश राजा या फिर ब्रिटिश रानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे 1858 का जो नियम जो था, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या रख दिया गया? वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया, मतलब क्राउन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता था। और इस तरह से पहला जो व्यक्ति जो वायसराय बना वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था उसका? कैनिंग। लॉर्ड क्या नाम था? कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो था, पहला जो था व्यक्ति जो था, ध्यान में, लॉर्ड कैनिंग पहला व्यक्ति था। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी होंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, आजाद भारत की बात नहीं कर रहा हूं, डेट टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र मैंने नहीं लगाया, क्या बताएंगे? लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। भारत के लॉर्ड प्रथम कैनिंग। वायसराय वो भी लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड अगर हम लॉर्ड इसमें कैनिंग। स्वतंत्र लगा देंगे तो देन लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। अगर पूछेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो क्या बताएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड अगर माउंटबेटन। इसमें मैं लगा दूं स्वतंत्र भारत के, हाँ, अगर इसमें एक प्रश्न और भी जोड़ दूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त करके भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया एक्ट में बना था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बना था कि नहीं बना था? 1784 में बनाए थे ना हम लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, एक बोर्ड हाँ ऑफ सर। कंट्रोलर था व्यापारिक मामलों के लिए। इसको कब समाप्त किया गया? तो 1858 के एक्ट में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त डिजॉल्व कर कर दिया दिया। गया, ठीक है। माफ कर दिया। बिल्कुल डिजॉल्व कर दिया गया, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस समय एक और भी एक नया पद आया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट तो भाई राजा रानी डायरेक्ट क्यों बात करें, मतलब क्या नाम है इनसे, वायसराय से। तो बीच बीच में एक मेडिएटर को और बनाने की आवश्यकता थी, ठीक है। और उस मेडिएटर का नाम जो बना उसको भारत का सेक्रेटरीट कहते थे या फिर राज्य सचिव कहते थे। ये क्या काम करता था? ये पार्लियामेंट है, ठीक है। और यहाँ पे भारत में बात करेंगे तो भारत में आप समझ लीजिए यहाँ पे वायसराय साहब है, ठीक है। ये दोनों को कनेक्ट करने का काम बीच में कौन करता था? तो बीच में दोनों को कनेक्ट करता था भारत का राज्य सचिव करता था, ठीक है। अब बोलोगे सर ये राज्य सचिव कहाँ रहता था? तो राज्य सचिव भारत में नहीं रहता था। कहाँ पे रहता था? ये लंदन में रहता था। कहाँ पे रहता था? लंदन में ये रहता था, ठीक है व्यक्ति। ये अकेले भी नहीं था, इसके साथ काम करने के लिए 15 सदस्यीय टीम होती थी। कितने सदस्यीय टीम होती थी? समझिएगा, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जो कि एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है। कितनी सदस्यीय टीम होती थी? 15 सदस्यीय टीम होती थी। मतलब भारत के संदर्भ में अगर कोई भी अगर फैसला लेना है तो दोनों व्यक्ति मिलकर लेगा। भारत सचिव भी मिलकर लेगा और साथ में वायसराय का भी होगा। दोनों मिलकर क्या करेंगे? किसी प्रकार के
फैसला को लेंगे। आप बोलोगे सर ये सुपीरियर कि ये सुपीरियर, तो अगर किसी भी फैसला में अगर मतभेद अगर उत्पन्न हो जाता है तो भारत सचिव जो बात कहेगा वही बात मान्य होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है, क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता था, रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, तो भारत के जो राज्य सचिव जो थे किसके प्रति उत्तरदायी थे, क्या बताएंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। किसके सदस्य होता था? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होता था। हमारे यहाँ भी जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ना। ठीक है, तो उसी तरीके से ये व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ये वहां के जो पार्लियामेंट जो था उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। और साथ में इसके सहायता के लिए कितने कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाया गया था? 15 सदस्यीय। ठीक है, इस परिषद का जो चेयरपर्सन होता था, ठीक है, वो कौन होता था? चेयरपर्सन कौन था इसका? तो चेयरपर्सन जो था कौन था? तो इसका भारत सचिव होता था। तो आगे चल के जो आप एक जो पढ़ोगे जैसे मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो एक आदमी नहीं है, ये मार्ले जो है ना वो सचिव है। ठीक है, और मिंटो क्या है? भारत का वायसराय है। ठीक है, बस। हाँ नहीं, गवर्नर वायसराय। ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे मांटेगू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो मांटेगू कौन है? सचिव है। ठीक है, और चेम्सफोर्ड कौन है? तो वायसराय है। ठीक है, जो एक्ट जो बना है दोनों के विचार से बना, इसलिए एक्ट को भी या फिर सुधार को भी यही नाम रखा गया, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। तो दोनों ने मिलकर ये काम किया है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया किस तरीके से सचिव और किस तरीके से मतलब वायसराय काम करती थी। क्लियर? आप डाउट में नहीं न रहेंगे? हो गया ना? चलो आगे बढ़ूं। जी सर। यस अब सर। यहाँ पे देखेंगे 15 सदस्यीय जो टीम थी उसका इस कानून के तहत भारत सचिव का परिषद का गठन किया, जो एक नियमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस प्रकार मुकदमा किया जा सकता था। मतलब एक ना भारत सचिव का परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा का अधिकार भी था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे समझिए। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, क्योंकि बहुत अधिक प्रशासन में लूप होल था। तब तो भाई 1857 जैसे भयानक विद्रोह हो गया, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उनका नियंत्रण हो सकता था। इसने इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। मतलब जो पहले का जो शासन प्रणाली जो था उसी प्रकार से चल रहा था, बस थोड़ा बहुत इसने क्या किया, चेंजिंग कर दी है। ठीक है, आप जो थे ना, आप देखोगे 1858 के बाद फिर कुछ दिन के बाद, ठीक है, 1861 भी आता है। ये सबसे कम समय तक मतलब बीच का जो डिफरेंसेस देखोगे ना बहुत कम है। जैसे 1858 में तो आया, ठीक है, और फिर मतलब मात्र 3 वर्षों के बाद ही मतलब कब आ जाता है, 1861 में आ जाता है। तो बहुत कम समय तक आने वाला था, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद जो 1858 आया था तो इसमें कोई संवैधानिक चेंज वगैरह नहीं हुआ था, बस प्रशासन को सुधारने का थोड़ी बहुत कोशिश किया गया था। इस एक्ट में बहुत अधिक चेंजिंग हुई थी 1861 वाला में, इसलिए इसको तुरंत लाना पड़ गया। ठीक है, आप देखोगे 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। ठीक है, अब जिसके घर में आप रह रहे हो उसी से आप सहयोग नहीं लोगे तो प्रशासन तो नहीं चल सकती ना। तो इसने महसूस किया अगर मैं भारतीयों का सहयोग अगर न लूं, ठीक है, तो हो सकता है 1857 से भयंकर विद्रोह इन फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने इस आधार पे 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। ठीक है, तो अभी आएगा 1861 में, फिर हम लोग पढ़ेंगे 1892 में, और फिर आएंगे 1909 में। ठीक है, 3 नए अधिनियम आपको आगे देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत अधिक संवैधानिक सुधार किया गया। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्या क्या चीजें थी इसमें, जरा इसको समझते हैं। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। मतलब लॉ मेकिंग जो प्रोसेस जो था उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो जो भारतीय जनता के नेतृत्व करती है उनको भी शामिल करने की बात कही गई। ठीक है, और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। हालांकि बस इनको नामांकित कर दिया गया था, इनके पास कोई पावर नहीं था, इसलिए इनको गैर सरकारी सदस्यों के तौर पे ही मतलब इनको नामांकित किया गया था। ठीक है, और ये पावर किसके पास होता था, वायसराय के पास होता था। और 1862 में आप देखोगे
तो कैंगिंग ने ऐसे कुछ व्यक्ति को नामित किया जिनके नाम आई थिंक यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। इसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और साथ में थे सर दिनकर राव। तीन व्यक्ति को नामित किया गया 1862 में। इनको गैर सरकारी सदस्य बनाया गया, जिसमें थे बनारस के राजा, ठीक है, पटियाला के महाराजा, और साथ में कौन थे? तो सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। याद रहेगा तीनों, एक बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और साथ में कौन थे? तो सर दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल थे, हालांकि इनको बहुत अधिक शक्तियां नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 1833 के एक्ट में आपने देखा से मतलब बंबई से, ठीक है, और साथ में आप देखोगे तो क्या नाम है, मद्रास से सारे शक्ति को छीन लिया गया था, और सारा पावर किसको दे दिया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था कि तुम ही कानून बनाओ। लेकिन यहाँ पे उनको ये शक्ति लौटा दी जाती है, और जब ये शक्ति लौटा दी जाएगी तो क्या चीज की शुरुआत होगी? डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होगी या फिर सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होगी? जब उनको शक्ति मैंने वापस दे दिया तो नहीं तुम अपने प्रांत के लिए अपने लॉ खुद बनाओ, तो क्या चीज की शुरुआत होगी? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल, तो यहां से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। तो ध्यान में रखना है, ये पहला एक्ट था जब उनको पावर वगैरह सब कुछ उनको वापस कर दिया गया, तो यहां से विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1773 में और 1833 में, दोनों में मतलब क्या था? केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई थी। 1773 के एक्ट में भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत तो सबसे पहले हुई थी ना, और फिर 1833 में और जाके इसको पावरफुल बना दिया गया। लेकिन दोनों को चीजों को इसने अपोजिट कर दिया, दोनों का मतलब इसने उल्टा करके 1800 सॉरी क्या नाम है इसका यार, 1861 का भारतीय परिषद 1800, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या किया गया? तो इसमें पावर जो था फिर से उनको क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इनको पावर जो था सारे को मद्रास के गवर्नर को और साथ में बंबई के प्रेसिडेंसी के जो विधायी पावर जो था, विधायी पावर जब भी मैं कह रहा हूं तो समझे लॉ मेकिंग, ठीक है, मतलब कानून बनाने की शक्ति इनको वापस कर दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पे पहुंच गई थी। मतलब 1773 से लेके 1833 तक बार बार मतलब क्या हो रही थी? केंद्रीयकरण हो रही थी। मतलब गवर्नर जनरल का पावर को बहुत अधिक बढ़ाया जा रहा था, जो प्रांत जो थे, जो अन्य प्रेसिडेंसी कह लीजिए या फिर स्टेट्स के पावर को कम किया जा रहा था। लेकिन इसने मतलब क्या किया? सीधा मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है। इस विधायी विकास नीति का कारण ही 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई। 1937 में प्रांत को संपूर्ण स्वतंत्रता हासिल हो गई थी। 1937 क्यों दिया गया है? क्योंकि 1937 में क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था पहली बार, ठीक है। प्रांतों में जो सरकारें बनी थी, उस समय प्रांतों के सरकारों को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री जो थे मोहम्मद यूनिस बने थे, हालांकि उनकी सरकार के पास कैपेबिलिटी नहीं थी, उनके पास श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी, लेकिन कुछ दिन तक प्रधानमंत्री के तौर पर मोहम्मद यूनिस ने भी काम किया था, ठीक है। इसमें भारतीयों की सरकार बनी थी। 1937 में बहुत जगहों पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो 1937 में जब प्रांतों में जब सरकार जब बनती है तो उनके पास आंतरिक स्वायत्तता आ जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब ने क्रमशः, ठीक है, 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ, ठीक है। बंगाल में कब? तो 1862 में, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इसको बोलते थे NWF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, 1866 में। और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। तारीख महत्वपूर्ण है, इफ यू वांट याद कर लीजिए, ठीक है। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन करने के अधिनियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मानता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोलोगे सर पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होता है, ठीक है। आप देखोगे हमारे कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके हेल्प करने के लिए क्या होता है? बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या काफी महत्वपूर्ण, वो सारा काम तो नहीं देख सकते हैं, तो काम को क्या करते हैं ना, बांट देते हैं, जिसको बोलते हैं विभाग, ठीक है। सबको अलग अलग विभाग दे, चलो तुम हेल्थ संभालो, चलो तुम डिफेंस संभालो, चलो तुम फॉरेन मिनिस्ट्री संभालो, तुम एजुकेशन संभालो, किसी को वाटर मैनेजमेंट, ये सब कुछ बांट दिया जाता था। पोर्टफोलियो प्रणाली के स्वर 1859 में ही होता है। इसमें क्या था? इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। मतलब वह व्यक्ति को जिस भी डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाएगा वह उसके प्रति क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। हेड अभी भी कौन है? सारे का हेड अभी भी वायसराय है,
लेकिन कुछ कुछ काम के लिए प्रति व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, वह व्यक्ति उस कार्य के प्रति क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसा कि अभी देखते हैं, सिंपल सा समझिए ना, मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। हालांकि थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहता है। अभी नहीं देखते अरे कौन पोर्टफोलियो मिला नीतीश कुमार को, ऐसा नहीं बोल देते हैं। तो यही था, ये इसकी शुरुआत 1859 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है या फिर सेंट्रलाइजेशन का पार्ट है, किसका पार्ट है? डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, वायसराय से पावर निकल के कुछ कुछ लोगों के पास जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री सारा मिनिस्ट्री को अपने पास रख ले तो बोलेंगे अरे प्रधानमंत्री तो बहुत अधिक पावरफुल, सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री बोले चलो डिफेंस तुमको दे देते हैं, होम मिनिस्ट्री तुमको दे देते हैं, हम केवल अपने पास एक ही पद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर का, तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। नहीं, तो उसको भी यहाँ पे शुरुआत हुई थी। इसीलिए ये जो एक जो था ना 1861 का, यहाँ पे बहुत चीजों में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि से अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीना होती थी, अभी भी अवधि 6 महीना ही है। तो यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो थी, ठीक है, किस एक्ट में दी गई थी, 1861 के एक्ट में दी गई थी। किसको, वायसराय के पास। अभी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, और साथ में किसके पास है, तो गवर्नर के पास है। ठीक है, स्टेट में। ठीक है, अध्यादेश, अध्यादेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये 1861 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ना, आपको एक और पढ़ा दूं, एक याद हो रहा है ना? हाँ सर, हो रहा है, पढ़ा दीजिए। यस सर। ठीक है, तो 1892 का भी एक मैं पढ़ा दे रहा हूं, सुन लीजिए। ठीक है, कल 1909 1909 1919 और 1935 पे खत्म करेंगे। 3 दिन एक्ट में लगता है अगर अच्छे से समझना है तो। ठीक है, आप देखेंगे 1892 का एक भारत परिषद अधिनियम है। जब मैंने बताया ना, एक 1861 में आएगा, 1892 में आएगा, अब फिर कब आएगा, 1909 में आएगा। ठीक है, अब बीच में देखेंगे तो बीच में चेंजिंग होता है, मैं बताऊंगा क्यों चेंज होता है। ठीक है, तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम जो था, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों के था। आप देखोगे 6 सदस्यों को जोड़ा गया था पहले ना, तो यहाँ पे फिर से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में प्रांतीय विधान परिषद भी बन गया था। जैसे कि हमने बताया ना, 1862 में बंगाल में बना, एनडब्ल्यूएफ उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में बना, तो पंजाब में 1897 में बना। तो इनको भी कानून बनाने का अधिकार था। तो यहाँ पर भी परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि इनके पास कोई पावर वगैरह नहीं होता। लॉ मेकिंग में अभी भी जो सरकारी सदस्य जो थे, उनका ही मतलब क्या था, पूरी तरीके से बोलबाला था। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पे बहस और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, तो विधान परिषद के कार्यों को वृद्धि किया गया, बजट पे बहस करना, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया गया। इसने विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने की शक्ति थी। तो अभी आप देखते हो ना, विधान परिषद का जो सदस्य जो चुना जाता है, किससे चुना जाता है? अभी प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के जिला परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, स्टूडेंट लोग भी मिलकर चुनते हैं। तो ये सारे के सारे मतलब क्या करते थे, ये सारे के सारे जो थे, ये एडवाइस करते थे, उसके आधार पर विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों के नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष, ठीक है, सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव कराने का प्रावधान किया गया। तो मतलब कह सकते हैं चुनाव की शुरुआत जो थी, ठीक है, इसी एक्ट में 1892 के एक्ट से हो गई थी। लेकिन यह व्यापक स्तर पर नहीं था, बहुत ही सीमित तरीके से, अब परोक्ष तरीके से चुनाव की शुरुआत जो थी यहाँ पे हुई थी। हालांकि अभी इसको नहीं माना जाता है। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया था। इलेक्शन शब्द का कोई भी इस अधिनियम में नहीं था, लेकिन हाँ, उससे मिलता जुलता चीजें यहाँ पे हो रही थी। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पे ही की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया था। एक तरह से नामांकन की प्रक्रिया थी, लेकिन चुनाव जैसा ही होता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे मार्ले मिंटो या फिर पोलो को, तो आज पढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इस समय भारत का गवर्नर जो था मिंटो थे, मिंटो सेकेंड थे। ठीक है, एक मिंटो पहले भी आएगा, ये मिंटो सेकेंड है। ठीक है, 1909 के एक्ट में जो था, ये मिंटो सेकेंड था। उस समय भारत का जो राज्य सचिव जो था, उनका नाम क्या था,
मार्ले था, ठीक है। दोनों मिलकर एक एक्ट बनाते हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक था, अभी तक का जितना भी एक्ट जो था बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। इसमें भारत को तोड़ने की बहुत सारी चीजें की गई थी। चलिए पढ़ाई देता हूँ ये भी, ठीक है। इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या था? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। रीजन क्या था? तो लॉर्ड मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे तो उस समय क्या था? भारत के वायसराय हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें की गई थी ये भी देखेंगे। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार से थी। क्या थी विशेषता? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से बढ़ाकर सीधे मतलब कितनी? 60 कर दी गई, ठीक है। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। जैसा प्रांत होगा वैसा वैसा रहेगा। जैसे मान लो बिहार में 243 सीट है तो यूपी में 400 सीट है, क्या बराबर है? क्या नहीं है ना। तमिलनाडु में कुछ और सीट होगा। तो उस समय प्रांतों की जनसंख्या, मतलब जनसंख्या तो उस समय उतना मैटर नहीं था, एक प्रांत का आकार जैसा था उसी हिसाब से प्रांतों में विधान परिषदों में इनकी सीटें निर्धारित की गई थी। हालांकि केंद्रीय विधान परिषद, अब इसको केंद्रीय विधान परिषद दैट मीन्स आप पार्लियामेंट समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रांतीय की अगर बात करें तो विधानसभा समझ लीजिए किसी भी स्टेट का। तो किसी भी विधानसभा में किसी भी स्टेट का सीट एक जैसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या फिक्स सीटें हैं। लेकिन यहाँ पे 16 से सीधे इनकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। मतलब स्टेट में जो था वहां पे गैर सरकारी सदस्य जिसमें भारतीय लोग भी शामिल थे, उनकी बहुमत की अनुमति होती थी। लेकिन अभी भी केंद्रीय स्तर पे, ठीक है, केंद्रीय स्तर पे अभी भी सरकारी बहुमत ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन दोनों स्तरों पे विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के तौर पे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पे संपर्क रखना। ये अनुपूरक मतलब काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता था, ठीक है, पहले नहीं कर सकते थे। बजट पे संकल्प वगैरह ये सब रखा जाता था। मतलब विधान परिषद के कार्यों का दायरा को काफी अधिक क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जरा इसको समझेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। और इस प्रकार से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 के एक्ट में, ठीक है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य इनको बनाया गया था। और इनको कौन सा कार्य दिया गया था? इनको विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद नहीं है, ध्यान रखिए, प्रसन्न है। बहुत तो प्रसाद पढ़ देते हैं, लेकिन आप लोग इसको प्रसन्न पढ़िएगा। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में चुने गए थे। और इनको कौन सा सदस्य बनाया गया था? तो इनको विधि सदस्य बनाया गया था। अब यहाँ पे एक चीज जो था यहाँ पे बहुत अधिक डेंजरस था, बहुत अधिक खतरनाक था, ठीक है। अब इतना खतरनाक था तो इन चीज को शुरू करने से पहले लॉर्ड मार्ले जो कि भारत के राज्य सचिव थे, उसने लॉर्ड मिंटो को एक पत्र लिखा। उसने बोला से हम लोग जो नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बोना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। नाग के दांत बोना मतलब नाग के दांतों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। अब वो नाग का दांत जब होगा किसी को भी काट सकता था। तो इस एक्ट में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब ये क्या होता है? मतलब कोई जगह समझ लीजिए, कोई ए नाम का कोई जगह है, यहां से चुनाव में खड़ा कौन होगा? तो चुनाव में जो खड़ा होंगे वो मुसलमान खड़ा होंगे, ठीक है। अगर इसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र अगर घोषित अगर कर दिया गया, और यहाँ से जो वोटिंग करने वाले लोग जो होंगे वह भी मुसलमान होंगे, तो चुनाव में खड़ा होने वाला भी मुसलमान, अब वोट करने वाले लोग भी क्या होंगे? मुसलमान होंगे। तो इनसे क्या होगा? इनसे क्या होगा? दो धर्मों के बीच में काफी अधिक डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक चीज थी। इसीलिए पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो था 1909 के एक्ट में कहा गया। जब ये विचार लॉर्ड मिंटो का था, इसलिए भारतीय सांप्रदायिकता का फादर, ठीक है, या फिर बोला फादर ऑफ द इंडियन कम्युनिज्म, ठीक है, भारतीय सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के तौर पर लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। हालांकि लॉर्ड मार्ले इस चीज से नहीं मान रहा था, इसलिए लॉर्ड मार्ले ने बोला था कि आप ये जो कर रहे हैं, जो आगे चल के बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है, नाग के दांत के बीज बो रहे हैं। लेकिन फिर भी लॉर्ड मिंटो ने इसको लागू किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को प्राथमिकता प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के तौर पर जाना जाता है। आगे चल के इतना खतरनाक हो गया तो भारत और पाकिस्तान नाम के दो नेशन को बनाना पड़ गया, ठीक है। रीजन सबसे बड़ा यही था। मुसलमान और हिंदू के बीच में काफी अधिक इसने खाई पैदा कर दी।
इसमें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। ये और भी बहुत अधिक खतरनाक है, सबको अलग अलग दे देंगे। 1909 में ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। आगे चल के 1919 में भी इसको बढ़ाया जाएगा और 1935 के एक्ट में भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग इसको 1919 के अधिनियम और 1935 के एक्ट को देखेंगे और इसी तरीके से हमारा एक्ट वगैरह जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम लोग कल के क्लास में, कल या फिर परसों के क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी सभी लोग।